केबीसी, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, इसके बारे में सब जानते हो। लेकिन यहाँ पर हम कौन बनेगा करोड़पति की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे कौन बनेगा केमिस्ट्री लेक्चरर। केमिस्ट्री लेक्चरर कौन बनेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, तो ये वीडियो ध्यान देना केवल और केवल आपके लिए है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कई सारी बेसिक टू एडवांस इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, जो आगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम किन किन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, किन किन टॉपिक्स की यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जो पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस में हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होगी, इसके बारे में बात करेंगे, ताकि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके, अपनी स्टडी की एक प्लानिंग कर सके और देख सके कि कौन सा टॉपिक्स आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको कम पढ़ना चाहिए, इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे, पिछले कुछ एग्ज़ाम्स की कट ऑफ्स यहाँ पर देखेंगे, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको एक्चुअली एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई एग्ज़ाम के लिए आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, और साथ के साथ हमारे जो ई लर्निंग ऐप पर केमिस्ट्री का जो ऑनलाइन कोर्स है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। सभी के बारे में 1 बाय 1 यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, ध्यान देना, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ये जो न्यूज़ है वो 23 अगस्त 2021 की है, ठीक है ना, राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है। यहाँ पर देख क्लियर लिखा हुआ है, स्कूल क्रमोन्नत होने से खुलेगी प्रथम व द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की राह, ठीक है ना। कहने का मतलब है फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड दोनों की ही वैकेंसी आने वाली है। थर्ड ग्रेड की भी पॉसिबिलिटी है। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, थर्ड ग्रेड के 31,000 पदों के आने की पॉसिबिलिटी है, सेकंड ग्रेड के 10,000 पदों के आने की पॉसिबिलिटी है, और व्याख्याता 5,000 पदों के आने की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी वो बेसिकली 5,000 पदों के आने की यहाँ पर चांस है। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो, ये यहाँ पर है। देखो, यहाँ पर आप चाहो तो इसको रीड करके देख सकते हो। यहाँ पर थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों का दे रखा है। तो ये अपना फर्स्ट ग्रेड वाला ये है, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड में 5,000 पदों पर वैकेंसी आने के पूरे चांस है, और ये मान के चलना, ये जो वैकेंसी है बहुत जल्दी आ जाएगी, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो, यदि आपके दिमाग में थोड़ा सा भी ऐसा है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करूँगा, तो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। ध्यान देना, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। आप तुरंत फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आप ये मत सोचो, ये दिमाग में लेकर मत चलो कि पहले एग्ज़ाम आएगा, पहले नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद फिर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको कितना टाइम दिया जाए। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आने के
3 मंथ बाद ही आपका एग्ज़ाम भी आ जाए, 4 मंथ बाद ही आपका एग्ज़ाम आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन आने के 6 महीने तक, 12 महीने तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ भी अभी नहीं कर सकते। लेकिन हमको कुल मिलाकर पता नहीं है कि नोटिफिकेशन आने के बाद कितना टाइम हमको दिया जाएगा। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपकी थोड़ी सी भी इच्छा है कि हम प्रिपरेशन करेंगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जिसकी भी, तो आप उस प्रिपरेशन को अभी से ही स्टार्ट कर दो, तो आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इसको तो कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हुआ है, अलग अलग कैटेगरीज की जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो आप देख लेना, है ना, आप देख लेना अपने हिसाब से इसको। देखो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखो अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देना चाहते हो, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप ध्यान देना, इसके लिए आपके पास एमएससी होना चाहिए और एमएससी के साथ साथ बीएड होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बीएड। तो देखो एक तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, एमएससी होना चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। जब एमएससी प्लस बीएड आप होगे तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। क्लियर यहाँ तक। देखो सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स के लिए है। कहने का मतलब सपोज करो किसी स्टूडेंट के भी बीएड चल रही है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी बीएड अभी चल रही है लेकिन उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, एक तरह से उसकी बीएड रनिंग में है, वो भी एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है। जब भी वैकेंसी आएगी वो भी एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है। बस एक्चुअली कंडीशन क्या होता है कि अगर जैसे आपकी बीएड चल रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट, जो आप बीएड कर रहे हो उसका रिजल्ट आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा उसके पहले आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। यदि आपके बीएड का रिजल्ट आरपीएससी के एग्ज़ाम से पहले नहीं आया, ठीक है ना, आरपीएससी के एग्ज़ाम से पहले नहीं आया, तो उस कंडीशन में फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब है जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि उनकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए आरपीएससी के एग्ज़ाम होने से पहले, तो फिर आप एलिजिबल है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया की। तो देखो एज लिमिट क्राइटेरिया में यहाँ पर क्लियर दे रखा है, आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 21 to 40 ईयर्स, मतलब मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए, ठीक है ना। वही स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, कुछ एज रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन किन किन कैटेगरी को दिया गया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले दिया गया है 5 ईयर्स रिलैक्सेशन। अब 5 ईयर्स रिलैक्सेशन किसको दिया गया है, SC ST BC, BC मतलब OBC हो गया, SC ST BC SBC मेल कैंडिडेट। इन कैटेगरीज के जो बॉयज है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन दे दिया, तो अपर एज लिमिट एक तरह से आपके लिए कितना कि 40 + 5 मतलब 45 ईयर्स। लेकिन अगर मान लो इन्हीं कैटेगरी की मतलब SC ST BC एंड SBC, इन्हीं कैटेगरी की यदि फीमेल है तो ये रिलैक्सेशन 10 ईयर्स का है। भाई देखो आप 40 ईयर अपर एज लिमिट ऑलरेडी है और 10 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल गया, तो कुल मिलाकर 40 + 10 50 ईयर्स, मतलब 50 ईयर्स तक आप ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर मेल कैंडिडेट है इन कैटेगरीज का तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और इन्हीं कैटेगरीज की यदि फीमेल कैंडिडेट है तो 10 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखना है, अगर जनरल कैटेगरी की वुमेन है, जनरल कैटेगरी की कोई लड़की है, तो उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है ना। और यदि कोई विडो है या फिर डाइवर्स्ड है, मतलब विधवा या फिर तलाकशुदा है, तो उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब वो किसी भी एज लिमिट की हो सकती है, वो इस एग्ज़ाम के लिए कुल मिलाकर एलिजिबल है।
अब देखो किसी भी एज लिमिट से मतलब क्या है, जैसे मान के चलो कि कोई भी कैंडिडेट है, सपोज करो कोई फीमेल कैंडिडेट है जो कि विधवा या फिर तलाकशुदा है, मान लो उसकी जो एज है सपोज करो 65 ईयर है, तो क्या 65 ईयर वाला एग्जाम फॉर्म भर सकता है? नहीं भर सकता भाई, सीधी सी बात है। अपने का अपर एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं, लेकिन 65 ईयर्स वाला एग्जाम फॉर्म कैसे भर सकता है? क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि हमको पता है कि 60 ईयर पे तो रिटायरमेंट ही हो जाता है, 60 ईयर पे तो रिटायरमेंट ही हो जाता है, मतलब वो रिटायर्ड हो जाता है कुल मिलाकर, समझ में है ना। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर वो 55 ईयर 58 ईयर में भी वो फॉर्म भरना चाहे तो भर सकता है, क्लियर है, कोई एज लिमिट उसके लिए नहीं है। लेकिन वो जॉब तो तब तक करेगा जितनी उसके लिए जो रिटायरमेंट की जो वैलिडिटी, एक तरह से जो अवधि है, वहाँ तक ही वो जॉब कर पाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 55 ईयर से अगर उसकी एज ज़्यादा है तो उस कंडीशन में एग्जाम फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट। देखो जो पीडी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखो पीडी कैटेगरी के लिए क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर ये जनरल कैटेगरी का है तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, बीसी या एसबीसी कैंडिडेट है तो 13 ईयर का रिलैक्सेशन है, और SC ST कैंडिडेट है तो 15 ईयर का रिलैक्सेशन है। ये एज रिलैक्सेशन है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एज रिलैक्सेशन किस स्टूडेंट को कितना दिया गया है वो अब आपके क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर भाई एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, अगर अपन फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर फर्स्ट होता है भाई, एक पेपर सेकंड होता है। देखो जो पेपर फर्स्ट होता है वो बेसिकली जीके का होता है, ठीक है ना। देखो जनरल अवेयरनेस एंड जर्नल स्टडीज, ठीक है ना, ये इसका होता है। और जो पेपर सेकंड होता है बेसिकली वो सब्जेक्ट का होता है, ठीक है ना। अब पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें भी टोटल 75 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब ये कुल मिलाकर 150 मार्क्स का आपका होता है। और जो 75 क्वेश्चंस होते हैं, 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 आवर 30 मिनट मतलब 1.5 घंटा आपको कंप्लीट मिलता है। ये जो पेपर फर्स्ट होता है ये बेसिकली 5 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो 1 to 5 तक 5 पार्ट के अंदर एक तरह से डिवाइड होता है, मतलब 5 प्रकार के कुल मिलाकर क्वेश्चंस होते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी होते हैं, यहाँ पर देखो दे रखा है ना, बाकी आप पढ़ के देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, जर्नल साइंस के क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के क्वेश्चन जिसके अंदर होते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट एटसेट्रा के क्वेश्चन जिसके अंदर होते हैं। तो किस कैटेगरी से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और इन सभी का जब सम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर टोटल आपको 75 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में देखने को मिलता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और टोटल ये 150 मार्क्स का होता है पेपर फर्स्ट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना। अपन को बेसिकली बात करनी जो सब्जेक्ट वाला पेपर है उसके बारे में। देखो जिस भी सब्जेक्ट से आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दोगे बेसिकली वो आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। जो सब्जेक्ट है आपका वो उसके अंदर 150 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन अपन को पता है इसे 2 मार्क्स का है, तो ये टोटल हो जाता है 300 मार्क्स का पेपर। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 150 मार्क्स का है, और जो सेकंड पेपर है वो 300 मार्क्स का है। तो 150 + 300 टोटल हो गया 450 मार्क्स, मतलब टोटल 450 मार्क्स का आपके दोनों पेपर होते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में है ना। अब देखो ये जो पेपर सेकंड होता है इसमें जो 150 क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से देखो जो 55 क्वेश्चंस होते हैं वो हायर सेकेंडरी लेवल के होते हैं, मतलब सेकेंडरी देखो सीनियर सेकेंडरी लेवल के होते हैं, मतलब 11th 12th स्टैंडर्ड के होते हैं कुल मिलाकर ये। तो 55 क्वेश्चंस 11th 12th स्टैंडर्ड के होते हैं, 55 क्वेश्चन इसमें ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं ना, लिखा हुआ है ना यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के, और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, वो लिख रहा है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। समझ में आ गया। तो 55 क्वेश्चंस तो आपके 11th 12th स्टैंडर्ड के होता है, 55 क्वेश्चंस आपके
ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं और जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। तो ये टोटल यहाँ पर हो जाता है 55 + 55 + 10 मतलब 120 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर 150 में से जो 120 क्वेश्चंस होते हैं, 150 में से ये 150, ठीक है ना, यहाँ पर खा गया भाई वो, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो ये 150 में से 120 क्वेश्चन ये सब्जेक्ट के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन उसमें देखो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं एटसेट्रा। तो करने का मतलब है जो टोटल सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर में 150 में से 120 क्वेश्चन तो आपके प्योर सब्जेक्ट के होंगे। जैसे आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो उसके अंदर केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो 30 क्वेश्चन होंगे वो अदर होंगे, मतलब साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी एटसेट्रा, वो आप यहाँ पर पढ़कर देख सकते हो। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पेपर 1 आवर 30 मिनट का है, जबकि सेकंड पेपर वो 3 आवर्स का है। फर्स्ट पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे जीके से रिलेटेड, सेकंड पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे। जो 150 क्वेश्चन होंगे उनमें से 120 क्वेश्चन कंप्लीट आपके सब्जेक्ट के होंगे, और जबकि 30 क्वेश्चन जो होंगे वो साइकोलॉजी के, एजुकेशन मेथोडोलॉजी मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी एटसेट्रा के होंगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर अपन को बात करनी है पेपर एनालिसिस की। पेपर एनालिसिस देखो, पेपर एनालिसिस में अपन केवल यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है ना, बाकी की बात नहीं करेंगे। अपना मेन फोकस जो यहाँ पर रहेगा वो केमिस्ट्री का रहेगा। देखो पेपर एनालिसिस देखने से क्या होगा, पेपर एनालिसिस देखने से एक्चुअली आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इससे आप अपना पढ़ने का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स कर पाओगे। हाँ, आप ये पता कर पाओगे कि कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा जोर देना है, मतलब कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, और किस टॉपिक पर आपको कम फोकस करना है, ये इससे डिसाइड हो जाएगा। अब देखो जैसे अपन बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर इस टॉपिक से देखो 2011 में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए। 12 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसका मतलब 12 मार्क्स के क्वेश्चन है, मार्क्स से नीचे जो लिखे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, क्या ये मार्क्स है। तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन आए। 2013 के अंदर 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए। 2015 के अंदर 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आए, ठीक है। देखो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, 12 मार्क्स 16 मार्क्स 20 मार्क्स। और 2018 में यहाँ पर वापस डिक्रीज हो गया, 14 मार्क्स के क्वेश्चन आए। समझ में आ रहा है। इस तरह से अगर यहाँ पर कंप्लीट हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि एवरेज इन सभी को जोड़कर उसका एवरेज निकाल लो। एवरेज यहाँ पर 15.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 16 मार्क्स अपन मान सकते हैं। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री है इससे आपके एग्जाम में लगभग 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी। अब देखो 16 मार्क्स से थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग अपन को यहाँ पर एक आइडिया लग जाता है कि आने वाले आपके एग्जाम में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री से लगभग 16 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स की बात करें भाई, थर्मोडायनेमिक्स से ऑलमोस्ट 24 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। वही आप इन सबको जोड़कर एवरेज निकाल लो, आपके पास ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है। सरफेस केमिस्ट्री से लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। तो कुल मिलाकर ऑटोमेटिक आपको पता चलने लग गया होगा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांस है। और भी देखते हैं, चलो यहाँ पर अपन देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस की बात करें तो ऑलमोस्ट 70 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, 17 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। सॉल्यूशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 9.5 लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप यहाँ से मान सकते हो। समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लेते हैं, जैसे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 13 मतलब 12 to 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। बात करें अपन आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो दोनों आइसोमर्स में हुआ है,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आ गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी आ गया, दोनों से मिलाकर ऑलमोस्ट 13 मार्क्स मतलब 12 to 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन, ध्यान देना रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग 52 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। लगभग कितने? 52 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी। किस एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए वो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर जो लास्ट में लिखा हुआ है ये वाला, ये एक्चुअली एवरेज है। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलमोस्ट 52 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। पेरिसाइक्लिक जो रिएक्शंस है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस नहीं होते, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 2.5 मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आने की यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है। तो देख पेरिसाइक्लिक अपने आप में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है ना। चैप्टर बड़ा है लेकिन एक वेटेज काफ़ी कम है, तो उस कंडीशन में आप साउथ इसको इग्नोर कर सकते हो। बाकी वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे आपको पेरिसाइक्लिक पहले से आती है तो उस कंडीशन में इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेरिसाइक्लिक अगर आपको टफ लगती है तो आप एग्ज़ाम के कितना टाइम बाकी है उसके अकॉर्डिंग आप इग्नोर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो आप फिर उसके क्वेश्चन के इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। ऐसे केस में फिर आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं जो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल से लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से अपन मान सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जैसे पॉलीमर की, तो पॉलीमर से ऑलमोस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन के चांस होते हैं। ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6.5 ऑलमोस्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने की यहाँ से पॉसिबिलिटी देखिए अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ड्रग्स एक छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना, और ऑलमोस्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांस है। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप अपने अकॉर्डिंग हो सकता है इग्नोर भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर सिलेबस की बात करें तो आपका जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, IR भी है, NMR भी है। तो देखो यूवी विजिबल हो गया, IR हो गया और NMR हो गया। जब आप इन तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करोगे, तीनों ब्रांचेज को कवर करोगे तो आपके 4 मार्क्स आने के चांस है, ठीक है ना। और तीनों की अगर बात करें अपन तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप इग्नोर कर सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आप इग्नोर करो, आप कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देख सकते हैं, देखो केमिकल बॉन्डिंग एंड JIOC जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर होता है। ऑलमोस्ट 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांस होता है। पीरियोडिक टेबल एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होते हैं। F ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ऑलमोस्ट 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर देख सकते हैं भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो देखो यहाँ पर जब हमने देखा है अलग अलग टॉपिक को तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अंदाजा अब आपको लग गया होगा। आप यहाँ पर इन पेपर एनालिसिस को देखकर अब ये डिसाइड कर पाओगे कि किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा जोर देना है, किस टॉपिक का बार बार आपको पढ़ना है, उसका रिवीजन बार बार करना है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि उसके आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर ला सको। यहाँ पर देखो एक बात समझना आप कि फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों मिलाकर 450 मार्क्स है, ठीक है ना। और इन 450 मार्क्स में से 120 मार्क्स मतलब 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 120 क्वेश्चन मतलब 240 मार्क्स के क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो टोटल 450 में से 240 मार्क्स के क्वेश्चन केमिस्ट्री के। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छी मेहनत करते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 240 में से 220 मार्क्स तक केमिस्ट्री में ला सकते हो, इजीली ला सकते हो अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो। कितने? 240 में से 220 नंबर मतलब 240 में से 220 मार्क्स आप इजीली केमिस्ट्री में ला सकते हो अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो, ठीक है ना। और 220 मार्क्स अगर अपन बात करें कि नॉर्मली जैसे SC ST
इन कैटेगरी के तो ये कट ऑफ से ऊपर होता है। कहने का मतलब अगर SC/ST कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसका सिलेक्शन तो उनका सिलेक्शन तो ओनली केमिस्ट्री के बेसिस पर भी हो सकता है, अगर उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, उन्होंने केमिस्ट्री में अच्छी मेहनत करे। हाँ, अगर अपन जनरल या OBC कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर 240 मार्क्स मतलब 220 मार्क्स से ज़्यादा कट ऑफ जाती है। उस कंडीशन में आपके साइकोलॉजी वाला पार्ट भी थोड़ा सा आपको आना चाहिए, GK में भी आपके कुछ नंबर आने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो कुल मिलाकर पेपर एनालिसिस से अपन को एक आइडिया लग जाता है कि हमको किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करने हैं, और बिना प्लानिंग के देखो प्रिपरेशन करनी भी नहीं चाहिए। आप हमेशा एक प्लानिंग कर लो, एक पर्टिकुलर प्लानिंग करो कि आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कम पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितने दिन के अंदर आपको ख़त्म करना है, ठीक है ना। इस तरह के जब आप प्लानिंग करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करोगे तो ही सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं अपन कट ऑफ मार्क्स की। देखो ध्यान देना, यहाँ पर अपन बात करें, देखो 2011, 2013, 2015 और 2018 4 पेपर ले सकते हैं अपन कट ऑफ के लिए, लेकिन चारों को लेने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं केवल 2 एग्ज़ाम की बात करूँगा। एक तो 2013 की, 2013 में कट ऑफ मार्क्स आपके कितने रहे, ठीक है ना। एक यहाँ पर अपन लेंगे 2018, इसमें कट ऑफ मार्क्स कितने रहे। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला पेपर हो गया, ठीक है ना। और अपन ने एक यहाँ पर कौन सा ले लिया, यहाँ पर एक 2013 वाला यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पहले वाला लग गया। अपन को जो मेन फोकस करना है कट ऑफ मार्क्स का, वो 2018 वाले पर ही करना है, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है ना। आने वाले एग्जाम में भी जो कट ऑफ रहेगी, ये मान के चलना कि यहाँ पर जितनी कट ऑफ दे रखी है 2018 में, इसके लमसम ही रहेगी। थोड़ी बहुत इससे ज़्यादा जा सकते, थोड़ी बहुत कम जा सकते, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपेयर करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जिसे समझना आप। जैसे अपन जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी दिख रहा है ना, जनरल कैटेगरी की बात करें। अब जनरल कैटेगरी में देखो, अगर हम जनरल मेल और फीमेल की अगर बात करें तो इनके लिए जो कट ऑफ रही है वो कितने रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कट ऑफ कितने रही है भैया, देखो यहाँ पर भाई ये यहाँ पर देखो कट ऑफ कितने रही है, 313.69 मतलब 313.69 ये कट ऑफ रही है। अब देखो ये 2013 का केस है, अब 2018 का केस देखिए तो क्या होगा। देखो ध्यान देना, 2018 में देखो कट ऑफ कितनी है, यहाँ पर 310.16 मतलब 310, ऑलमोस्ट 310 मान सकते, 310 नंबर यहाँ पर लगभग कट ऑफ रही है, ठीक है ना। और इसमें कितने रही है भैया, 2013 के अंदर जो कट ऑफ रही है वो 313 नंबर है। तो देखो यहाँ पर 313 लगभग 314 नंबर मान लो, 314 नंबर यहाँ पर कट ऑफ है। और 2018 की बात करें तो जो कट ऑफ है वो कट ऑफ यहाँ पर 310 नंबर है, लगभग उतनी है, लगभग सेम है, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कैटेगरी की भी बात कर सकते हैं हम। बाकी कैटेगरी की जैसे यहाँ पर अपन बात करें, देखो इसकी जैसे हम यहाँ पर जो विधवा है, विडो है, उसकी बात करें तो 137.54 नंबर है कट ऑफ, ठीक है ना। 2013 के अंदर 137.54 है। अब 2018 की बात करें तो यहाँ पर देखो कट ऑफ बढ़ गई, 169.53 है, ठीक है ना, कट ऑफ इंक्रीज हो गई। इसी तरह देखो जो डाइवर्स है, तलाकशुदा है, उसकी भी बात कर सकते हैं। देखो जनरल कैटेगरी में जो डाइवर्स है उसकी कैटेगरी, उसकी कट ऑफ यहाँ पर 251.47 है, लगभग 252 मार्क्स है, लगभग 252 मार्क्स है, ठीक है ना। और अगर हम 2018 की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है देखो कितना चेंज हो गया। यहाँ पर कट ऑफ देखो 296.73 लगभग 297 मार्क्स। देखो वहाँ पर ऑलमोस्ट 252 मतलब 252 नंबर है। अगर बात करें अपन 2013 में तो यहाँ पर जो कट ऑफ है लगभग कितनी है, ऑलमोस्ट 252 नंबर है, 251.47 लगभग 252 नंबर। जबकि 2018 के अंदर ये कट ऑफ देखो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, 296.73। तो कहने का मतलब है कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो नेक्स्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा वहाँ पर कट ऑफ फिर वेरी करेगी, समझ में आ रहा है ना। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि
पिछली बार ये कट ऑफ रही है तो आने वाले एग्जाम में भी सेम कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ वेरी कर सकते हैं क्योंकि जो कट ऑफ होते हैं वो कई फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। जैसे अपन बात कर सकते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या है। अगर एग्जाम के अंदर इजी क्वेश्चन आते हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल ज़्यादा है, हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उस कंडीशन में कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अपन एक मान सकते हैं इस कट ऑफ से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे मान के चल जनरल कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ कितने 2010 में 310 नंबर है, 310.16 मार्क्स है। तो कुल मिलाकर आने वाला एग्जाम में जो कट ऑफ होगी वो इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा जा सकती है, थोड़ी बहुत कम हो सकती है, मतलब 2-5 नंबर ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। तो एक अनुमान अपन को यहाँ पर लग गया कि कट ऑफ लगभग इतनी जाएगी। इसी तरह से आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बाकी भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सभी की बात नहीं कर रहा, आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और कंपेयर करना चाहो तो आप कंपेयर भी कर सकते हो 2013 से और 2018 को, दोनों को आपस में कंपेयर करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो आपको टारगेट क्या रखना है। जैसे मान लो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको टारगेट ये मान के चलना है कि इसमें कम से कम आप 20 to 30 मार्क्स जोड़ दो। जैसे 20 मार्क्स आपने जोड़ दिया तो 310 हो गया, 310 प्लस 20 330, मतलब 330 नंबर आप कम से कम मान के चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि 310 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा भी जा सकती, कम भी जा सकते, लेकिन जब आप प्रिपरेशन करो ना तो ये मान के चलो कि जनरल कैटेगरी की लगभग कट ऑफ 330 नंबर जाएगी, 330 नंबर जाएगी, ठीक है ना। और आप उसको बेस मानते हुए अपने प्रिपरेशन को करो, उसको बेस मानते हुए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, ताकि फिर आपके सिलेक्शन के पूरे चांस हो जाए। समझ में आ रहा है। तो किस तरह से आप कट ऑफ को यूज में लेते हुए, कट ऑफ को देखते हुए, एग्जाम पैटर्न को देखते हुए अपनी प्लानिंग करोगे, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, जब भी वैकेंसी है, वैकेंसी आने के बाद आपको इस साइट पर जाना है। इस साइट पर जाकर आपको एक SSO ID क्रिएट करनी है। अगर आपके पास पहले से हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आपको जाना है और एग्ज़ाम फॉर्म आगे भरना है, ठीक है ना। वो सब हो जाता है, वो सब आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं हमारे ई लर्निंग ऐप पर जो RPSC फर्स्ट ग्रेड का ऑनलाइन कोर्स है, उसके अंदर आपको एक्चुअली क्या क्या मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। देखो हमारे ई लर्निंग ऐप पर RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, उसके अंदर हम आपको 800 प्लस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। और ये जो 800 प्लस वीडियो लेक्चर्स से कंप्लीट सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स होंगे इसके अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो वीडियो लेक्चर्स है उनमें प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेकर अपर लेवल तक कंप्लीट करवाया गया है। ध्यान देना, बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक, ठीक है ना, ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि अगर बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं तो भी वो एग्जाम में आप इजीली अटेम्प्ट कर सको, और यदि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा है तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सको। आपको पता है कि RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर 11th-12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी आएंगे, उसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे और PG लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इन्हीं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने प्रत्येक चैप्टर को सभी लेवल के अकॉर्डिंग कवर किया है। जैसे मान लो केमिकल काइनेटिक्स हमने ले लिया, तो भाई केमिकल काइनेटिक्स को 11th-12th स्टैंडर्ड से शुरू किया, उसको 11th-12th स्टैंडर्ड से बढ़ाते हुए ग्रेजुएशन लेवल पर ले गए, और ग्रेजुएशन लेवल से बढ़ाते हुए हम उसको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ले गए। इससे क्या होगा कि केमिकल काइनेटिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 11th-12th स्टैंडर्ड के हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल के हो या फिर PG लेवल के हो, आप सभी तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट इजीली कर पाओगे। इस तरह से हमने ये वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं ताकि स्टूडेंट सभी क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सको। और जितने भी मतलब जो 120 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आएंगे, हमारी कोशिश है कि 120 क्वेश्चंस अगर केमिस्ट्री के आपके पेपर में आए तो उन 120 क्वेश्चन में से कम 115 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सको, ठीक है ना। इस तरह से हम प्रत्येक वीडियो लेक्चर्स को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। इस ऑनलाइन कोर्स के अंदर हम आपको 5000 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब ये जो 5000 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ये आपको 2 प्रकार से अवेलेबल होंगे,
ठीक है ना। देखो दो तरह से अवेलेबल होंगे, असाइनमेंट शीट की फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। असाइनमेंट शीट्स जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर है। मतलब असाइनमेंट शीट के अंदर क्या है, एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर उसी के नीचे हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इंग्लिश हो गया, फिर उसका टिक नीचे हिंदी हो गई। तो चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी, ठीक है ना। तो असाइनमेंट शीट्स आपको मिलेगी, ठीक है ना। ये डाउनलोडेबल असाइनमेंट शीट्स होगी। कोर्स बाई करने के बाद आप इनको डाउनलोड करके इनकी प्रिंट निकाल सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इन असाइनमेंट शीट्स के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। अब देखो इनकी खास बात यह है कि इनके अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे वो केवल आरपीएससी के ही नहीं होंगे, आरपीएससी के अलावा जो अदर एग्जाम हैं, अदर पीजीटी एग्जाम जैसे यूपी पीजीटी के क्वेश्चंस भी इसके अंदर होंगे, केवीएस के क्वेश्चन होंगे, एनवीएस के क्वेश्चन होंगे, डीएसएसबी के क्वेश्चंस होंगे। तो कुल मिला के जो अदर एग्जाम्स है उनके क्वेश्चंस को भी हम उन असाइनमेंट शीट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। समझ में आ रहा है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता चल सके। नेक्स्ट जो 5000 क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चंस ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में भी होंगे। मैंने कहा ना दो तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 5000 प्लस असाइनमेंट शीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी वो भी दोनों मीडियम के अंदर है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर कवर करवाई गई है, बनाई गई है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। क्वेश्चंस हिंदी में भी मिलेगा आपको, इंग्लिश में भी मिलेगा। उससे क्या होगा, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होंगे उसके अंदर 3 तरह के टेस्ट पेपर होंगे। देखो टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर मतलब केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट पेपर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट पेपर, सॉल्यूशन का टेस्ट पेपर, इस प्रकार टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर होंगे। देखो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर उसके अंदर होंगे। अब सब्जेक्ट वाइज से मतलब हो गया जैसे कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट पेपर हो गया, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट पेपर हो गया, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी का टेस्ट हो गया, ये सब्जेक्ट वाइज के अंदर होंगे। और फुल लेंथ टेस्ट पेपर, देखो जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर होंगे वो कंप्लीट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होंगे। जैसे हमको पता है कि आपका जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन है भाई, सेकंड पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे। 150 में से 30 क्वेश्चन तो आपके किसके होंगे, साइकोलॉजी के होंगे, जर्नल साइकोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन होंगे एटसेट्रा, और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। तो ये जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर होगा ये कंप्लीट एग्जाम के हिसाब से ही होगा। इसके अंदर वही 120 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के मिलेंगे और 30 क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी के मिलेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन के अंदर आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी एटसेट्रा मिलेगी। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर ये बेस्ड होगा, समझ में आ रहा है। और क्लासरूम नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक। क्लासरूम नोट्स और थ्योरी शीट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर ये बात ध्यान देना कि जो क्लासरूम नोट्स होंगे हम तो ये कहेंगे कि आप वीडियो लेक्चर्स जब देखोगे, ये वीडियो लेक्चर जब आप देखोगे तो आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है ना। उसी के हिसाब से फिर आप स्टडी करो तो देखो सबसे बेटर है, सबसे अच्छा आइडिया है, ठीक है ना। आप चाहो तो डायरेक्ट जो नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको डाउनलोड कर सकते हो, आप इनकी प्रिंट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे वीडियो लेक्चर्स देखते हुए तो इससे आपके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, समझ में आ रहा है। अब बात ये करते हैं कि ये जो हमारे ई लर्निंग ऐप पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फुल ऑनलाइन कोर्स है वो आपको मिलेगा कैसे, किस प्रकार से आपको मिलेगा और कितने में आपको ये मिलेगा। देखो ध्यान देना, समझना आप यहाँ पर। देखो ये जो हमारे ई लर्निंग ऐप पर ऑनलाइन कोर्स है इसकी प्राइस है 5499, यहाँ पर लिखा हुआ है देख लो 5499 ये इसके प्राइस है, ठीक है ना। और इसकी जो वैलिडिटी है वो है अप टू एग्ज़ाम। वैलिडिटी क्या है, अप टू एग्ज़ाम। देखो अप टू एग्ज़ाम से यहाँ पर क्या मतलब है, देखो अप टू एग्ज़ाम से मतलब ये है, देखो आपको पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अलग से हुआ नहीं, मतलब कोई नोटिफिकेशन अभी आपके नहीं आया, ठीक है ना। तो देखो अभी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद फिर फॉर्म निकलेंगे एक तरह से, ठीक है ना। फिर फॉर्म भरे जाएंगे, उनकी एक डेट होगी, उसके बाद करेक्शन की डेट दी जाती है, फिर आपके एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गए। अब इस प्रोसेस के अंदर
हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए, हो सकता है 6 मंथ के अंदर ये सब कुछ हो जाए और आपका एग्ज़ाम हो जाए, हो सकता है 2 साल आपका एग्ज़ाम होने में लग जाए, पूरे 2 ईयर्स आपको एग्ज़ाम होने में लग जाए। देखो यहाँ पर वैलिडिटी अप टू एग्ज़ाम का मतलब है कि जब तक पेपर नहीं हो जाता, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। कहने का मतलब आपने एक बार कोर्स बाई कर लिया, अब आप टेंशन फ्री हो। अब आपको ये नहीं सोचना कि हमारा कोर्स 6 मंथ बाद एक्सपायर हो जाएगा, 7 मंथ बाद एक्सपायर हो जाएगा, 1 ईयर बाद एक्सपायर हो जाएगा। नहीं, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, चाहे एग्ज़ाम 2 ईयर में हो चाहे 3 ईयर में हो, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा, तब तक आप इस कोर्स के थ्रू स्टडी कर सकते हो। और जो भी कंटेंट हम नया नया बनाते जाएंगे, जो भी अपडेट करते जाएंगे, वो इस ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी अपडेट होगा, सब कुछ अपडेट किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वैकेंसी आने के बाद हम एक न्यू कोर्स बनाकर उसके अंदर कंटेंट अपलोड करेंगे, न्यू कंटेंट अपडेट करेंगे और इस कोर्स के अंदर हम कुछ कंटेंट अपडेट नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो कोर्स है इसकी प्राइस कितनी, 5499। लेकिन आप जब भी कोर्स को बाई करोगे तो कोर्स बाई करते समय आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है। कोर्स बाई करने से पहले KBC 2000, KBC मतलब कौन बनेगा, केमिस्ट्री लेक्चरर, केमिस्ट्री लेक्चरर KBC, तो इसका कूपन कोड है भाई KBC 2000। तो कोर्स बाई करते समय आपको KBC 2000 कूपन कोड अप्लाई करना है कोर्स बाई करने से पहले। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको इंस्टेंट 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो करने का मतलब है 2000 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो कोर्स की प्राइस कितनी भी 5499, ठीक है। डिस्काउंट आपको मिल गया 2000 का। तो ये जो कोर्स है ये केवल आपको 3499 का मिलेगा। कितने का मिलेगा भाई, 3499, ठीक है ना। और जिसमें वैलिडिटी जो होगी, वैलिडिटी होगी अप टू एग्ज़ाम, मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। तो देखो आपको अब ये तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं कि वैकेंसी जब आएगी तब हम कोर्स लेंगे। आपको अब ये नहीं सोचना, वैकेंसी जब आएगी तब आ जाएगी, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, ठीक है ना। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद अगर आप कोर्स लोगे तब भी पैसा उतना ही लग रहा है, तब भी वैलिडिटी अप टू एग्ज़ाम ही रहेगी। और अगर आज आप कोर्स बाई करते हो तब भी आपका पैसा उतना ही लगेगा। जब पैसा उतना ही लगेगा, पैसे में कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो आप फिर भाई किस बात का वेट कर रहे हो, ठीक है ना। आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना, आप कोर्स को देखो, कोर्स को बाई करो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू अभी से करो। कोर्स की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, कोर्स 5499 का है, इसमें भी 2000 का आपको ये कूपन कोड अप्लाई करने पर डिस्काउंट मिल जाएगा। करने का मतलब कोर्स आपको केवल 3499 का ही पड़ेगा, जो कि काफ़ी कम प्राइस है एक तरह से देखा जाए तो। क्लियर है। और कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। और कोर्स के अंदर जैसे जैसे और भी हम कंटेंट बनाते जाएंगे, सीट्स को अपडेट करते जाएंगे, वो सब कुछ इस कोर्स के अंदर अपडेट किया जाएगा। आपको बाद में अलग से कोई दूसरा कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है। अब देखो कोर्स आपको कैसे ज्वाइन करना है। देखो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको एच गुड क्लासेस सर्च करना है और हमारा जो ई लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने पर आपको ऐप के अंदर एक स्टोर सेक्शन दिखाई देगा। ऐप के अंदर आपको स्टोर सेक्शन पर क्लिक करना है और वहाँ पर सर्च करना है RPSC PGT। RPSC PGT सर्च करके आप कोर्स को ओपन कर लेना। RPSC PGT के कोर्स को आपको ओपन करना है। अब कोर्स को बाई करने से पहले आपको क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है KBC 2000। कूपन कोड क्या है भाई, KBC कौन बनेगा, केमिस्ट्री लेक्चरर, KBC 2000 ये कूपन कोड है। कूपन कोड जैसे आप अप्लाई करोगे तो कोर्स की प्राइस होगी 5499, उसमें से 2000 कम हो जाएगा और कोर्स की प्राइस केवल कितनी बचेगी, 3499। बस आपको जो 3499 है केवल आपको यही पे करना है, पूरा 5499 आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी कूपन कोड अप्लाई करने में आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक दूसरे वीडियो का लिंक मिलेगा। उस लिंक के अंदर, उस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है आपको कोर्स किस प्रकार से बाई करना है, ठीक है ना, किस प्रकार से कूपन कोड अप्लाई करना है, वो सब कुछ आपको वहाँ पर समझा रखा है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसके कमेंट सेक्शन में जो वीडियो का लिंक है उसको देखकर भी आप ये समझ सकते हो। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखते हैं, देखो कुछ स्टूडेंट्स के क्या होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं कोर्स कैसा होगा, कोर्स में क्या कंटेंट होगा, जो कंटेंट कोर्स में होगा वो समझ में भी आएगा या नहीं आएगा, कई सारे डाउट्स होते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे डेमो लेक्चर्स नहीं देख रखे हैं यूट्यूब पर या कहीं पर भी, तो उस कंडीशन में वो चाहे तो पहले 5 डेज का फ्री ट्रायल यूज में ले सकता है। मतलब पहले 5 दिन तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ई लर्निंग ऐप से उस कोर्स को एक्सेस करके देख सकता है, पढ़कर देख सकता है। फिर जब उसको समझ में आ जाए, वो कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद फिर वो फुल कोर्स को बाई कर सकता है। अब देखो ध्यान देना, ट्रायल कोर्स ज्वाइन करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। वही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको, ठीक है ना, डाउनलोड करके आपको वही स्टोर सेक्शन पर जाना है, RPC PGT सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको वहाँ पर एक कोर्स मिल जाएगा ट्रायल वाला, है ना, PGT का ट्रायल कोर्स मिल जाएगा। अब देखो जो PGT का ट्रायल कोर्स आपको मिलेगा वहाँ पर RPC PGT का, उस पर प्राइस आपको मिलेगी 99 रुपीज़। कितनी मिलेगी भाई? 99 रुपीज़। लेकिन आपको 99 रुपीज़ पे नहीं करनी, आपको कोर्स इनरोल करने से पहले आपको कूपन कोड अप्लाई करना है फ्री 94। जैसे आप फ्री 94 कूपन कोड को अप्लाई करोगे ट्रायल कोर्स पर, ध्यान देना, जिसकी प्राइस कितने 99, उस पर जब आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में कोर्स की प्राइस केवल 5 रुपीज़ 94 पैसे हो जाएगा। कितने हो जाएगी? 5 रुपये 94 पैसे, मतलब 94 पैसे, केवल इतनी सी प्राइस हो जाएगी। ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ आप मान सकते हो ये प्राइस हो जाएगी। केवल आप 6 रुपये पे करना, जो कि एक कोर्स एक्टिवेशन चार्ज है। जैसे आप इसको पे करोगे आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, और ये 5 दिनों तक आपके पास फ्री कोर्स रहेगा। 5 दिनों तक इस कोर्स के अंदर जो भी कंटेंट अवेलेबल है, जो भी वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट शीट है, ऑनलाइन टेस्ट है, सब कुछ आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो, सब कुछ आप रीड करके देख सकते हो। बस अंतर क्या है कि जो फुल कोर्स होगा ना, फुल कोर्स के अंदर आप जितने भी PDF है, चाहे वो असाइनमेंट शीट है, चाहे वो नोट्स है, उन सबको आप डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन ट्रायल कोर्स के अंदर आप उनको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ट्रायल कोर्स में आप उनको ओपन करके देख सकते हो, उनके अंदर क्या कंटेंट अवेलेबल है उसको चेक कर सकते हो, लेकिन आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप रीड करके देख सकते हो। 5 दिन तक आप पहले यूज में लो कोर्स को, उसके बाद फिर आप चाहो तो बाई कर सकते हो। क्लियर है? तो ट्रायल कोर्स कैसे ज्वाइन करना है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखे हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को प्ले करके भी आप ट्रायल कोर्स को कैसे एक्टिवेट करना है ये देख सकते हैं। या फिर कमेंट सेक्शन में भी एक कमेंट पिन आपको मिलेगा, वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये समझ में आ गया होगा भाई। देखो हमारा जो ई लर्निंग ऐप है उस पर कुछ और कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे CSI नेट एंड गेट का कोर्स अवेलेबल है। कोई स्टूडेंट अगर CSI नेट एंड गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भी हमारे ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकता है। RPC PGT की हमने बात कर ही ली थी। KVS NVS DSSB का कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है ना, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, एटसेट्रा। कई प्रकार के कोर्सेज ई लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ ई लर्निंग ऐप पर कुछ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जैसे CSI नेट एंड गेट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें 100+ ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। इसी तरह से PGT केमिस्ट्री की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर 70+ ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। और भी कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जैसे टारगेट नीट की है ना, टारगेट IIT की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, कॉलेज लेक्चर की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, एटसेट्रा। आप इन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ही जो हमारा ई लर्निंग ऐप है उस पर कई प्रकार का फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। अगर आप कोई कोर्स बाई नहीं भी करना चाहो तब भी ई लर्निंग ऐप पर जो फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसके द्वारा आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सकता है। और जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, एटसेट्रा, वहाँ पर भी आप हमें एच गौड़ क्लासेज को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।